हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। हम उससे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कितनी देर तक अपना एक्शन करते हैं, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को। वो क्या क्या है, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, उनका क्या नाम होता है हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन। वो कितनी देर तक एक्ट करते हैं, 8 to 12 आवर तक एक्ट करते हैं। और एक होते हैं इंटरमीडिएट टाइप, मतलब जो इंटरमीडिएटली एक्ट करेंगे, यानी कि 12 to 36 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, इनके क्या क्या हो जाएंगे, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मेपिप्रेडनिसोलोन, ये इनके नाम हो गए। अब ये क्या है, प्रेडनिसोन क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, मतलब ये डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होगी, पहले ब्रेक डाउन होगी फिर ये एक्टिवेट होगी। मतलब ये डायरेक्ट एक्टिव नहीं होती, फिर ब्रेक डाउन करेंगे उसके बाद ये एक्टिव होगी, प्रोडक्ट है। और फिर आते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। इसका क्या एग्जांपल है, डेक्सोमिथासोन, बीथामिथासोन, पैरामिथासोन। ये है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो 3 टाइप के देख लिए अपन ने, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या होंगे, प्रेडनिसोन, प्रोड्रग है। फिर होंगे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये कोरोना में बहुत यूज में आई है। और मेप्रिडेसोन, फ्लोप्रिडेसोन, डेक्सोमिथासोन, ये कोरोना में बहुत यूज में आई है। काहे में, आईवी इन्फ्यूजन। कब यूज में लेते थे, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। एक हो गई बीटामिथासोन, एक पैरामिथासोन। ये सिंपली अपन ने देख लिया कितने तरीके के होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं मेन टॉपिक, ग्लूकोकोर्टिकोइड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड के साइड इफेक्ट समझने से पहले अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या है, कैटाबोलिक हार्मोन है। मतलब ये क्या करता है, कैटाबोलिक हार्मोन ये तोड़ता है चीजों को। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। कैटाबोलिज्म करता है, एनाबोलिज्म नहीं करता है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है बिल्डअप करना, और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो ये प्रोडक्ट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कैटाबोलिक हार्मोन है। तो मान लो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या होगी, ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो क्या कर देगा, हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में। तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पेशेंट को क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। समझ में आ रही है। उसके अलावा क्या करता है, एक और ब्रेक डाउन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या खाते हैं एप्पल फूड के अंदर, प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो क्या करेगा, मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग कैसे करेगा, मतलब मसल का लॉस करेगा। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो मसल है वो काहे की बनी हुई है, लगभग प्रोटीन की बनी हुई है। अब मान लो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा तो मसल की एट्रोफी होगी, यानी कि मसल वेस्ट होगी। आदमी का मसल्स कमजोर होने लग जाएगी, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसके हाथ पैर पतले हो जाएंगे। जैसे बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की मसल वीक हो गई तो उसके क्या होगा, हाथ पैर पतले लगने लग जाएंगे, मसल वेस्टिंग। अब नेगेटिव इफेक्ट ऑन कैल्शियम। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराएगा और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अपने बोन के अंदर दो तरीके की सेल होती है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है, बोन का ब्रेक डाउन करेगी, मैट्रिक्स का, बोन मैट्रिक्स का, और कैल्शियम को ब्लड में लेके आएगी। अब कैल्शियम ब्लड में आएगा बोन से, तो बोन क्या हो जाएगी, वीक। अब ब्लड में आते ही कैल्शियम को क्या करने लग जाएगा, एक्सक्रीशन करवा देगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो बॉडी में कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है, बोन से भी बाहर निकाल रहा है, ब्लड से भी बाहर निकाल रहा है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट दे रहा है कैल्शियम का बॉडी के अंदर, नेगेटिव। कैसे, ब्लड से एक्सक्रीट करा रहा है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, तो ब्लड में कैल्शियम कम आएगा। एक्सक्रीशन करेगा तो कैल्शियम कम रहेगा ब्लड में। और ऊपर से क्या कर रहा है, जो कैल्शियम बोन से ब्लड में आ रहा है उसको बाहर फेंक रहा है, तो बोन से भी कैल्शियम को निकाल रहा है। तो ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट है कैल्शियम का ऊपर, किसका, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। अब जब मान लो बोन के अंदर से कैल्शियम निकल रहा है तो वो किसको प्रीडिस्पोज करेगी, ऑस्टियोपोरोसिस को। क्या, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रीडिस्पोज करेगी। क्यों, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या हो जाती है, बोन वीक हो जाती है। और कैल्शियम बाहर निकल रहा है तो पेशेंट की बोन क्या हो गई, वीक हो रखी है पहले ही। तो पहले ही पेशेंट को प्रीडिस्पोज मतलब और जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आकर्षित कर रहा है पेशेंट को।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अपन। ऑस्टियोपोरोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? बिस्फोस्फोनेट। क्या होती है? बिस्फोस्फोनेट। अब इसका एक एग्जांपल याद कर सकते हो, जोलिंडेरोड। और भी होते हैं, और ये याद रख लो, साल में एक बार लगाना होता है इसका इंजेक्शन ऑस्टियोपोरोसिस में। समझ में आ रही है? ये हो गया एक इसका साइड इफेक्ट। हाइपरग्लाइसीमिया प्रोटीन वेस्ट करता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन द मसल वेस्टिंग, नेगेटिव इफेक्ट ऑन कैल्शियम। और क्या करेगा? फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब सेंट्रीपिटल, जैसे मान लो पेशेंट की बॉडी है, ये यहाँ आते हैं, ये पैर है, तो जो फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फैट को सारी जगह से लाके यहाँ बढ़ देगा सेंटर में, फेस पे। तो पेशेंट का फेस क्या हो जाएगा? मोटा, चांद जैसा, तो उसको क्या कहेंगे? मून फेस। और क्या करेगा? यहाँ ले आएगा तो सेंट्रीपिटल ओबिसिटी। और जो बैक होगी पेशेंट के बैक पे ले आएगा तो क्या हो जाएगी? बफेलो हम्प। और जो हाथ पैरों में फैट है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। सारा पेट का लिया है पेट पे, बैक ऑफ पेशेंट पे, पेशेंट के मुंह पे तो मून लाइक फेस, सेंट्रीपिटल ओबिसिटी। तो पेशेंट के क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएगी क्या? लिम्स। लिम्स पे फैट लॉस हो जाएगा तो लिम्स तो पतले हो जाएंगे पेशेंट के, मतलब हाथ पैर पतले हो जाएंगे, क्योंकि हाथ पैर का जो फैट है वो कहाँ पे आ गया? पेट पे आ गया, मुंह पे आ गया और बैक पे आ गया। तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैट को, मतलब हाथ पैरों का फैट भी बीच में लिया आया। बीच में कहाँ पे? पेट के ऊपर। बैक ऑफ पेशेंट की बैक पे हम्प होती है ना पेशेंट की, हम्प ऊपर, वहां पे लिया आया, इसलिए क्या हो जाएगी? बफेलो लाइक हम्प हो जाएगी। और फेस पे लिया आया तो उसका मून लाइक फेस हो जाएगा, मतलब हाथ पैर पतले और बीच का शरीर मोटा हो जाएगा पेशेंट का। रिमूवल फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या हो गया? लिम्स और हैंड्स से। और डिपोजिशन ऑन फेस तो मून लाइक फेस, और बैक पे बफेलो हम्प, तो इसको क्या कहते हैं? फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फैट को वहां पर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहले जैसे था उसको बदल के अलग तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बॉडी में। अब इसके अलावा और पढ़ते हैं अपन। इसके अलावा और क्या हो गया? एग्रीवेट पेप्टिक अल्सर बाय इंक्रीजिंग एसियन एंड पेप्सिन सिक्रीशन। मतलब ये क्या करेगा? पेप्टिक अल्सर को एग्रीवेट कर देगा। मान लो किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर है तो उसको एग्रीवेट कर देगा। कैसे? ये एसीएल और पेप्सिन का सीक्रेशन इंक्रीज करके, क्योंकि एसिड की वजह से और पेप्टिक अल्सर में पेन होने लग जाएगा। मान लो किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर है पहले से, तो उसको और एग्रीवेट कर देगा, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट हो गया किसमें? पेप्टिक अल्सर में। और क्या साइड इफेक्ट होगा? ये क्या होता है? इफेक्ट ऑन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन पे क्या इफेक्ट होता है? अब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इन्फ्लामेशन में क्या इफेक्ट होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज कीमोटैक्सिस को इनिबिशन करके, इनिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, अपन को पता है। इनेट में भी कौन सा पार्ट है? इंटरनल डिफेंस। अब इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो पेशेंट का क्या होगा? सेल्फ डिफेंस डिक्रीज होगा। और ओवरऑल इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। उसके वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन चांसेस इंक्रीज, क्योंकि पैथोजन से फाइट करने, जैसे मान लो बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के लिए कोई होगा ही नहीं। और क्योंकि इन्फ्लामेशन डिक्रीज होगा तो इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत सारी सेल इन्वॉल्व होती है, जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल क्या होती है? एक्यूट फेज में इन्वॉल्व रहती है। इन्फ्लामेशन की दो स्टेज होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक स्टेज। एक्यूट फेज में कौन होती है? न्यूट्रोफिल। क्रोनिक फेज में होगी मैक्रोफेज। अब जब इन्फ्लामेशन होता है, ये सेल्स क्या होती है? रिक्रूट करती है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है बॉडी में? इन्फ्लामेशन होगा, मान लो आपके कहीं लग गई, और या मान लो कहीं आपके इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन हो गया या टीबी का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उस जगह क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। अब इन्फ्लामेशन कोई खराब चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है। किस लिए? क्योंकि वो क्या कर रही है, उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन में मैंने क्या बताया था?
न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज आती है। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, मतलब वो क्या करेगी, वहां पे जाएगी और वहां पे जो पैथोजन होगा उसको इनगल्फ करके मैक्रोफेज के पास ले आएगी या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ले आएगी और वहां पे वो खत्म कर देगी उसको लाके। न्यूट्रोफिल खुद के अंदर लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम के साथ जुड़ के उसको खत्म कर देगी। तो लाइसोजाइम की वजह से वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रोफिल उसको इनगल्फ कर लेगी। तो ये इन्फ्लामेशन अच्छी चीज है क्योंकि वहां पे क्या आ रही है, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी न्यूट्रोफिल आ रही है और मैक्रोफेज भी आ रही है। मैक्रोफेज क्रोनिक फेज में आती है इन्फ्लामेशन के, और एक्यूट के अंदर आती है न्यूट्रोफिल। और भी कई सारी सेल आती है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, और इनके साथ में क्या सीक्रेट करती है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या कर रहा है, कीमोटैक्सिस को इनहिबिट कर रहा है। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल एट द इन्फ्लामेशन साइट। रिक्रूटमेंट मैंने बताया था ना कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज और कई तरह की इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व सेल्स आती है जैसे न्यूट्रोफिल आ गई, मैक्रोफेज आ गई, मोनोसाइट आ गई, बेसोफिल आ गई, यूसिनोफिल, इन सब का रिक्रूटमेंट वहां पर रोक देगा, मतलब इन्फ्लामेशन की जगह पर आने को उनको रोक देगा। वो सेल्स वहां पर नहीं आएगी इन्फ्लामेशन की जगह, तो इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन सेल की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये सेल कई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सीक्रेट करती है, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इन सबको सीक्रेट करती है। अब जब ये सेल वहां पे होगी नहीं तो ये मीडिएटर भी रिलीज नहीं होंगे, तो इन्फ्लामेशन भी कम होगा। इन्फ्लामेशन कम होगा तो वहां पे सेल भी कम आएंगी, ये न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज। तो उसकी वजह से क्या होगा, पैथोजन को कोई मार नहीं पाएगा। पैथोजन को कोई मार नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि उन पैथोजन से लड़ने के लिए वहां पे क्या है, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, न्यूट्रोफिल नहीं है, मैक्रोफेज नहीं है, मोनोसाइट नहीं है, बेसोफिल नहीं है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी ग्लूकोकोर्टिकोइड, इसलिए ये क्या होता है, इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। लेकिन इसका एक फायदा हो सकता है, मान लो कई टाइम से पेशेंट को इन्फेक्शन है, अब पेशेंट को कई टाइम से इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन, मैंने क्या बताया था, जहाँ इन्फेक्शन होगा वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन इम्यूनिटी का पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का। अब मान लो पेशेंट को बहुत दिन से इन्फेक्शन है, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन है लंग्स में और ब्रोंकियोल्स में, मान लो एल्वोलाई और रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोरोना या वायरल इन्फेक्शन है, वो बहुत दिनों से है, तो बहुत दिनों से वहाँ इन्फ्लामेशन भी रहेगा, तो उसको क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी पेशेंट को, क्योंकि एयर का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा वहां पे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से वहां एयर नहीं जा पाएगी ढंग से, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए कोरोना में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देते हैं, जैसे डेक्सोमिथासोन और बीटामिथासोन। वो क्या करेंगे, वहां पे इन्फ्लामेशन को थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा भी कम नहीं करना अपन को। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो इम्यूनिटी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अपन को उतना ही देना है कि इन्फ्लामेशन कम हो सके थोड़ा बहुत, ताकि पेशेंट को सांस लेने में रिलीफ मिले। सांस लेने में रिलीफ मिलेगा तो पेशेंट का फाइब्रोसिस जो लंग्स में है वो भी डिक्रीज होगा। क्योंकि फाइब्रोसिस किस कारण हो रहा है, क्योंकि लंग्स इन्फ्लेट नहीं कर रहे, उनके पास एयर नहीं जा रही। तो इसको डिक्रीज करने के लिए डेक्सोमिथासोन, बीटामिथासोन देते थे अपन कोरोना के अंदर, या प्रेडनिसोलोन देते थे। क्यों, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ताकि वो एयर पैसेज को इजीली कर सके, एयर इजीली जा सके। क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से कोरोना का इन्फेक्शन जो रखा है वहां पे बहुत दिनों से, उसकी वजह से सीवियर इन्फ्लामेशन हो रखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और उसको डिक्रीज करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, कोरोना का इन्फ्यूजन दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, डेक्सामेथासोन का इन्फ्यूजन दे रहे हैं, किसके थ्रू, ड्रिप के थ्रू। डायरेक्ट आईवी पुश नहीं दे रहे अपन, क्या दे रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में, है ना। उन ड्रॉप की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए देते थे। अब इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में क्या इफेक्ट है इसका, अभी मैंने बताया इम्यूनिटी भी डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है और इन्फ्लामेशन इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो इन्नेट इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो ओवरऑल इम्यूनिटी भी डिक्रीज होगी। दीज हार्मोन सप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मोर देन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज। ये क्या करता है, मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है बाय इनहिबिशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। अभी मैंने बताया था रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स कौन सी होती है, इम्यून सेल्स होती है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, मैक्रोफेज हो गया, टी हेल्पर सेल्स हो गई। आल्सो डिक्रीजेस रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 1। ये क्या है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, इनका भी रिलीज रोक देगी ये। बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट, ग्लूकोकोर्ड इज द बेसिस ऑफ वी यूज इन ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब क्या होता है, इम्यूनिटी डिक्रीज कर रहा है ना, इसका एक फायदा उठा सकते हैं। मान लो अपन किसी पेशेंट को किडनी लगा रहे हैं, अब किडनी लगाते हैं किसी पेशेंट के दूसरे पेशेंट में, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस किडनी को रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे कुछ चांस रहते हैं कि
ब्लड मैच करे बाद भी कुछ परसेंट चांस रहते हैं कि डोनर का किडनी, रिसिपिएंट की किडनी, डोनर जो दे रहा है किडनी रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट की बॉडी उस डोनर की किडनी को रिजेक्ट कर सकती है। कैसे? इम्यून सेल्स उनको पहचान लेंगे किडनी को कि ये अपनी किडनी नहीं है और उसको खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसको इम्यूनिटी को डिक्रीज करना पड़ता है उस टाइम, ग्राफ्ट मतलब पेशेंट को ग्राफ्ट देने के टाइम पे, ताकि उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो और उसका ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं हो। इसलिए ये काम में आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? मतलब उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तरीके से एक्टिवेट हो रखा है, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो रखा है उसका इम्यून सिस्टम, तो थोड़ा कम करेंगे। हाइपर हो रखा है वो इम्यून सिस्टम, क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, तो हाइपर को थोड़ा लो करेंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं? स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स क्या है? इम्यूनोसप्रेशन करते हैं। तो क्या होगा? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो बॉडी में चल रहा है उसको थोड़ा लो डाउन कर देगा। कौन? स्टेरॉइड्स। और क्या पढ़ना है इसके बारे में? और पढ़ते हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं अपन, क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को याद करने की, एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को याद करने की, जिससे क्या हो गया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिख दो और उससे याद हो जाएगा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़े तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ट्रिक बनाइए, जिससे क्या हो गया? ग्लूकोमा ऑन टॉपिकल यूज। अगर आप आंख में ज्यादा स्टेरॉइड डालोगे उसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, या जिससे क्या हो गया? ग्लूकोज रिलीज। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे तो ग्लूकोज रिलीज होगी, तो क्या कर देगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसका एक साइड इफेक्ट हो गया। लिम्ब मसल एट्रोफी, मैंने क्या बताया था? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है? कैटाबोलिक हार्मोन है, सिर्फ इतना से याद रख लो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? कैटाबोलिक हार्मोन है। तो क्या करेगा? लिम्ब मसल एट्रोफी, लिम्स की मसल की एट्रोफी। अल्सर, पेप्टिक अल्सर कर सकता है, अभी मैंने बताया था। कुशिंग सिंड्रोम यानी कुशिंग हैबिटस। अब कुशिंग हैबिटस क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स आते हैं। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। अब उसमें जो सिम्टम आते थे वो इसमें आएंगे, कुशिंग हैबिटस के अंदर, क्योंकि इसमें भी अपन क्या दे रहे हैं? स्टेरॉइड ज्यादा दे रहे हैं बॉडी के अंदर। तो एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ड्रग्स को एक्सेस में दे दोगे ना, उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं। जब किसी भी ड्रग्स को आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। अब जब आप स्टेरॉइड ज्यादा दोगे तो स्टेरॉइड ज्यादा होने के साइड इफेक्ट्स वही आएंगे जो कुशिंग सिंड्रोम में आते हैं, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में भी बॉडी के अंदर एक्सेस में कोर्टिसोल बनने लग जाता है, जो कि एक स्टेरॉइड है। वैसे अगर आप एक्सटर्नली ज्यादा स्टेरॉइड दे दोगे तो उसके भी साइड इफेक्ट वही आएंगे जो कुशिंग सिंड्रोम के। अब वो क्या क्या साइड इफेक्ट है? एक तो होगा रेड चिक्स, एक तो चांद जैसा चेहरा, मून फेस, और क्या होगा पेशेंट के अंदर? थिन लेग्स एंड लिम्स, पतले हो जाएंगे ये हाथ पे, और ये मोटा हो जाएगा। यहाँ स्ट्राया आ जाएगी, स्ट्राया, इनको क्या बोलते हैं? रेड स्ट्राइशंस। जैसे प्रेग्नेंट लेडी में आ जाती है ना स्ट्राया ग्रेविडम, वैसे ही आ जाएगी रेड स्ट्रायम। रेड स्ट्रायम आ जाएगा। मून लाइक फेस हो गया, मून लाइक फेस, थिन लिम्स एंड थिन लेग्स, रेड स्ट्रायम आ गया। और क्या हो जाएगा? पेशेंट की थिन स्किन हो जाएगी। स्किन कैसी हो जाएगी? थिन स्किन। और क्या हो जाएगा? इजीली ब्रूसिंग। और इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो वुंड हीलिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। ये किसके सिम्टम्स बता रहा हूं मैं? कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स बता रहा हूं, जो अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसमें कुशिंग हैबिटस में क्या क्या लिखना है? एक तो मून लाइक फेस हो गया पेशेंट का, थिन लिम्स और थिन लेग्स हो गई, और क्या हो जाएगा? रेड स्ट्राइशंस। जब प्रेग्नेंट लेडी में जैसे स्ट्राइशन आते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम, स्ट्राई ग्रेविडम बोलते हैं उन्हें, वैसे यहाँ आएंगे रेड स्ट्राया। और क्या हो जाएगी? थिन स्किन, पतली स्किन हो जाएगी। पतली स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है और साथ में कोलेजन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो स्किन स्किन को सपोर्ट कौन देता है? यही देते हैं। और क्या हो जाएगी? इजीली ब्रूजिंग। ब्रूजिंग क्या हो जाएगी? इजीली होने लग जाएगी पेशेंट को, मतलब प्लेटलेट डिक्रीज होने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? पेशेंट को प्लेटलेट डिसऑर्डर होने लग जाएंगे और वाउंड हीलिंग डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये सब सिम्टम्स लिखना है आपको। और एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कुशिंग सिंड्रोम में, पेशेंट किसकी तरफ प्रीडिस्पोज होता है? ऑस्टियोपोरोसिस।
क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब लिखने हैं आपको। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैसी वर्टिब्रा दिखती है अपन को? कॉडफिश वर्टिब्रा। डायग्नोसिस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का कॉडफिश वर्टिब्रा। ये सब चीजें दिखेगी आपको क्या कुशिंग हेपेटाइटिस में। ये हो गया सी से कुशिंग सिंड्रोम, ओ से हो गया ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बता दिया, ए से हो गया कैटरेक्ट। पेशेंट को कौन सा कैटरेक्ट हो जाएगा? पोस्टीरियर सब स्केपुलर कैटरेक्ट, कैप्सुलर। पेशेंट को हो जाएगा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। कैसे? पोस्टीरियर, ये लेंस है, इसका एक कैप्सूल है, इसके जस्ट नीचे ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, तो यहाँ पे कौन सा कैटरेक्ट हो जाएगा पेशेंट को? पोस्टीरियर सब स्केपुलर कैटरेक्ट। और क्या हो जाएगा? ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगा पेशेंट को। से आर से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टीबी। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया आर और आई से। टीबी में भी कौन सा? इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। आई से इम्पेयर हीलिंग हो गया और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएचएफ। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टीबी और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएचएफ। ऐसे कैसे कर रहा है ये? कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है सीएचएफ में? क्यों? क्योंकि फ्लूइड रिटेन करता है। क्या करता है? फ्लूइड रिटेन करता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन, थ्रू एक्टिवेशन ऑफ रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करके क्या करता है? ये फ्लूइड का रिटेंशन करता है। और क्या करता है? बाय एनहांसमेंट ऑफ वासोएक्टिव सब्सटेंस। तो अब जब फ्लूइड रिटेन करेगा एक्सिस में तो वर्कलोड बढ़ा देगा किसमें? हार्ट के अंदर। अब हार्ट पहले ही फेल हो रखा है क्योंकि वो पंप नहीं कर पा रहा फ्लूइड को एफिशिएंटली। हार्ट फेलियर में यही तो हो रहा है ना, हार्ट उसको एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा। अब आपने ऊपर से पहले ही किसी ऊपर से और फ्लूइड बढ़ा दिया, पहले ही ब्लड को वो फेंक नहीं पा रहा और ब्लड डाल दोगे आप हार्ट के अंदर, तो हार्ट क्या हो जाएगा? और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हार्ट के अंदर। तो ये किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड सीएचएफ के पेशेंट में जिनका हार्ट पहले से फेल हो रखा है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वो पेशेंट है। और क्या हो रहा है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड टीबी। टीबी में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड रीनल फेलियर, उसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और ओडिमा, ओडिमा क्यों कर रहा है? ओडिमा भी इसलिए कर रहा है क्योंकि क्या कर रहा है? फ्लूइड का रिटेंशन कर रहा है, इस वजह से क्या करेगा? पेरिफेरल एडिमा कर देगा ये। और इन्फेक्शन क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज कर रहा है। और सप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, क्योंकि आप एक्सटर्नली क्या दे रहे हो? पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दे रहे हो, तो फिर क्या करेगा? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होगी ना, उसको सप्रेस कर देगा ये, क्योंकि आप एक्सटर्नली दे रहे हो पेशेंट को बहुत ज्यादा। समझ में आ गई? तो ये क्या है इस पे इसके ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट है। ये खूब क्वेश्चन आते हैं इसके, क्या 2 या 4 नंबर के यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।